कभी एक ऐसी प्राचीन विशाल सभ्यता के बारे में सोचिए जिसके एक दो नहीं बल्कि कई नाम हैं। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सारस्वत सैंधव सभ्यता। आखिर एक ही सभ्यता के इतने सारे नाम क्यों? और ये सिर्फ नामों की कहानी नहीं है, ये एक धागा है जिसे पकड़कर हम एक पहेली सुलझाना शुरू करते हैं, जो हमें ले जाती है इसके हैरान कर देने वाले फैलाव तक और फिर सबसे बड़े सवाल तक, इस महान सभ्यता का जन्म आखिर हुआ कैसे? तो आज हमारी पड़ताल का मिशन यही है। जो भी स्रोत हमारे पास है, उनकी मदद से हम इस सभ्यता के नामों के पीछे की कहानी, इसके अविश्वसनीय पैमाने और इसकी उत्पत्ति के सबसे बड़े रहस्य की तह तक जाएंगे। क्या ये बाहर से आई थी या इसी मिट्टी में पली बढ़ी? और नामों की कहानी से ही शुरू करना सबसे सही है, क्योंकि वो अपने आप में इसकी खोज की पूरी कहानी बता देती है। जब 1920s के दशक में शुरुआती खोजें हुईं, तो ज़्यादातर साइट्स सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे मिली। अच्छा। तो जाहिर है इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ गया, और उस समय के लिए बिल्कुल सही था। लेकिन फिर कहानी बदल गई। बिल्कुल। फिर जो हुआ उसने पूरी तस्वीर ही बदल दी। पुरातत्ववेदों को सिंधु घाटी से सैकड़ों किलोमीटर दूर पुरानी सरस्वती नदी, यमुना और यहाँ तक कि महाराष्ट्र में गोदावरी घाटी तक इसके निशान मिलने लगे। अब सिंधु घाटी सभ्यता नाम बहुत छोटा लगने लगा, क्योंकि इसका फैलाव तो कहीं ज्यादा बड़ा था। हाँ, ये तो सिर्फ एक घाटी तक सीमित नहीं रही। सही कहा। और यहीं पर पुरातत्व की एक परंपरा काम आई। होता यह है कि जब भी कोई नई संस्कृति खोजी जाती है, तो उसका नाम उस जगह के नाम पर रखा जाता है जहां वो सबसे पहले मिली थी। और वो जगह थी हड़प्पा। बिल्कुल। इसीलिए आज हड़प्पा सभ्यता नाम सबसे ज्यादा सटीक और स्वीकार्य माना जाता है। अच्छा, तो ये वजह है। अब जरा इसके पैमाने की बात करते हैं, क्योंकि हमारे स्रोतों में जो आंकड़े हैं वो सच में दिमाग घुमा देने वाले हैं। ये सभ्यता कितनी बड़ी थी? लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर। हाँ, 16 लाख वर्ग किलोमीटर। आज के हिसाब से देखें तो ये भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, मतलब 3 देशों में फैली हुई थी। 3 देशों में। ये आज के पाकिस्तान से भी बड़ा इलाका है। इसका विस्तार सच में स्टुपेंडस था। पश्चिम में पाकिस्तान ईरान बॉर्डर पर सुतका गैंडोर से लेकर पूर्व में उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर तक। ये दूरी कितनी हुई लगभग? ये दूरी करीब 1600 किलोमीटर है, और उत्तर में जम्मू कश्मीर के मांडा से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र के दाइमाबाद तक ये दूरी 1400 किलोमीटर है। अविश्वसनीय। और सोचिए, इसके पास 1300 किलोमीटर लंबी एक तटरेखा भी थी। ये कोई छोटी मोटी स्थानीय सभ्यता नहीं थी, ये एक तरह का साम्राज्य था। पर इतना बड़ा विस्तार ये रातों रात तो नहीं बन गया होगा। क्या इसके विकास के कुछ चरण थे, कुछ फेजेस थे? बिल्कुल। इसे हम मोटे तौर पर 3 मुख्य चरणों में बांट सकते हैं, जो इसकी पूरी कहानी बताते हैं। पहला था आरंभिक या प्राक हड़प्पा काल। प्राक हड़प्पा। हाँ, जो करीब 3200 से 2600 ईसा पूर्व तक चला। ये वो समय था जब छोटे छोटे गांव और बस्तियां बस रही थीं और नगरीय जीवन के कह सकते हैं बीज बोए जा रहे थे। फिर आया परिपक्व हड़प्पा काल, 2600 से 1900 ईसा पूर्व। ये सभ्यता का शिखर था। इसका प्राइम टाइम। बिल्कुल प्राइम टाइम, जब बड़े बड़े शहर बने, व्यापार फला फूला, और ये लगभग 700 सालों तक चला। और आखिर में उत्तर हड़प्पा काल, 1900 से 1300 ईसा पूर्व, जो इसके नगरीय स्वरूप के पतन का दौर था। मतलब ये एक पूरी जीवन यात्रा की तरह है, जन्म, यौवन और फिर ढलान। बहुत अच्छा कहा आपने। एक विद्वान है जिम शेफर, उन्होंने इन्हीं चरणों को बहुत दिलचस्प नाम दिए हैं। उन्होंने प्राक हड़प्पा को कहा क्षेत्रीयकरण का काल। क्षेत्रीयकरण यानी जब अलग अलग इलाकों में अपनी अपनी संस्कृतियां पनप रही थीं। फिर विकसित हड़प्पा को उन्होंने कहा एकीकरण का काल, जब ये सारी छोटी छोटी संस्कृतियां मिलकर एक महान सभ्यता बन गई। और उत्तर हड़प्पा, उसे उन्होंने स्थानीयकरण का काल कहा, जब ये बड़ी एकीकृत सभ्यता टूटकर फिर से अपनी अपनी स्थानीय पहचानों में बिखरने लगी। यहाँ एक समाधि एच संस्कृति का भी जिक्र आता है, जिसे कुछ लोग आर्यों के आक्रमण से जोड़ते थे। इस पर अब क्या राय है? वो एक पुरानी थ्योरी थी। समाधि एच संस्कृति उत्तर हड़प्पा काल की एक स्थानीय संस्कृति थी। पहले मॉर्टिमर व्हीलर जैसे विद्वानों ने इसे बाहर से आए आर्य आक्रमणकारियों से जोड़ा था, लेकिन अब ये आइडिया लगभग पूरी तरह से खारिज हो चुका है। इसके कोई ठोस सबूत नहीं है। ठीक है, तो ये पैमाना और इसका इतना व्यवस्थित होना ही सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है।
ऐसा लगता है जैसे किसी ने रातों रात एक पूरा शहर बसा दिया हो। हमारे स्रोत भी यही कहते हैं कि लोथल, रोपड़, आलमगीरपुर जैसी जगहों पर कोई शुरुआती दौर, कोई बीजारोपण का काल दिखता ही नहीं। वो सीधे अपनी पूरी तरह विकसित अवस्था में मिलते हैं। ये पहेली सुलझी कैसे? इसे समझने में क्या दिक्कतें आई? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है और यहीं से इसकी उत्पत्ति का रहस्य शुरू होता है। इसे सुलझाने में मुख्य रूप से 3 बड़ी चुनौतियां थीं। पहली, जैसा आपने कहा, कई स्थलों पर शुरुआती परतों का ना मिलना। इससे ऐसा भ्रम होता था कि ये शहर अचानक उगाए। दूसरी, हमारे पास कोई लिखी हुई चीज नहीं है जिसे हम पढ़ सकें। सिंधु लिपि तो है, पर 4000 साल बाद भी हम उसे समझ नहीं पाए हैं। अगर वो पढ़ पाते तो शायद वो लोग खुद हमें अपनी कहानी बता देते। बिल्कुल। और तीसरी चुनौती खुदाई की तकनीक से जुड़ी है। शुरुआती दौर में ज्यादातर स्थलों पर लंबवत खुदाई हुई। मतलब ऊपर से नीचे की तरफ एक गहरा गड्ढा। हाँ, इससे हमें ये तो पता चल जाता है कि कौन सी चीज कितनी पुरानी है, मतलब कालक्रम का अंदाजा हो जाता है। लेकिन इससे ये पता नहीं चलता कि उस समय पूरा शहर कितना बड़ा था या कैसा दिखता था, है ना? बिल्कुल। उसके लिए क्षैतिज खुदाई, यानी पूरे इलाके को परत दर परत खोलने की जरूरत होती है, जो बहुत ज्यादा खर्चीली और समय लेने वाली प्रक्रिया है। इन्हीं चुनौतियों की वजह से लंबे समय तक अटकलों का बाजार गर्म रहा और इसी पृष्ठभूमि में उत्पत्ति के 2 बड़े सिद्धांत सामने आए। कौन से 2 सिद्धांत? एक कि ये सभ्यता विदेशी थी और दूसरा कि ये स्वदेशी थी। विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत मतलब उस समय के बड़े-बड़े एक्सपर्ट्स जैसे जॉन मार्शल और मॉर्टिमर व्हीलर का ये मानना था कि इतनी महान सभ्यता यहाँ के लोगों ने बनाई ही नहीं। हाँ, उनका मूल विचार यही था कि ये सभ्यता मेसोपोटामिया, यानी आज का इराक, की सुमेरियन सभ्यता से आयात की गई थी या उसका एक उपनिवेश थी। इसके पक्ष में उन्होंने कुछ तर्क भी दिए। जैसे व्हीलर का मानना था कि मोहनजोदाड़ो के अन्न भंडार में लकड़ी के शहतीरों का इस्तेमाल मेसोपोटामिया के प्रभाव को दिखाता है। अच्छा। दोनों सभ्यताओं के बर्तनों पर कुछ मिलते-जुलते प्रतीक मिले हैं। जैसे एक नायक को 2 जंगली जानवरों से लड़ते हुए दिखाया गया है। दोनों ही जगहों पर अन्न जमा करने की व्यवस्था थी। एक और विद्वान थे, संकालिया। उन्होंने बलूचिस्तान में मिले कुछ चबूतरों को मेसोपोटामिया के जिगुरेट होने की संभावना जताई थी। जिगुरेट, ये क्या होते हैं? जिगुरेट मतलब सीढ़ीदार मंदिर। लेकिन ये तर्क तो बहुत मजबूत नहीं लगते। कुछ चीजें मिलना जुलना तो व्यापार की वजह से भी हो सकता है। अगर कुछ समानताएं थीं, तो क्या असमानताएं भी थीं? क्योंकि एक पूरी सभ्यता को आयातित मान लेना बहुत बड़ी बात है। और यहीं आकर ये पूरा सिद्धांत ढह जाता है। असमानताएं सिर्फ थी ही नहीं, बल्कि वो इतनी ज्यादा और इतनी बुनियादी थीं कि विदेशी उत्पत्ति की बात बेमानी लगने लगती है। सबसे बड़ा फर्क है नगर नियोजन का। नगर नियोजन? हाँ, हड़प्पा के शहर किसी आर्किटेक्ट द्वारा बनाए लगते हैं। ग्रिड पैटर्न पर सीधी सड़कें, एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई, और सार्वजनिक सफाई और नालियों की व्यवस्था तो कमाल की थी, जो उस दौर में कहीं और नहीं दिखती। वाह! मतलब आज के चंडीगढ़ जैसे प्लैन्ड सिटीज का आइडिया हजारों साल पहले उनके पास था, और सुमेरिया में ऐसा नहीं था। बिल्कुल नहीं। सुमेरिया के शहर बेतरतीब ढंग से बसे थे, टेढ़ी-मेढ़ी गलियों के साथ। वहां भव्य मंदिर शहर का केंद्र होते थे, लेकिन सिंधु सभ्यता में ऐसे किसी विशाल मंदिर का कोई पक्का सबूत नहीं मिला है। और क्या अंतर थे? दूसरा बड़ा अंतर देखिए, ईंटें। ईंटें? उनमें क्या फर्क था? बहुत बड़ा। हड़प्पा के लोग बड़े पैमाने पर पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल करते थे, जो ज्यादा मजबूत होती हैं, और उन ईंटों का एक मानक अनुपात था 4:2:1। वहीं मेसोपोटामिया में ज्यादातर धूप में सुखाई गई कच्ची ईंटों का इस्तेमाल होता था। मतलब टेक्नोलॉजी में भी फर्क था। बिल्कुल। लिपि तो पूरी तरह अलग है। सुमेरियन लिपि कीलात्मक थी, जिसमें करीब 900 अक्षर थे, और सैंधव लिपि चित्रात्मक है, जिसमें लगभग 400 अक्षर हैं। दोनों में कोई समानता नहीं है। और मोहरें? वो भी अलग थीं। हाँ, मोहरें भी। हड़प्पा की मोहरें ज्यादातर सेल खड़ी पत्थर से बनी और चौकोर होती थी। सुमेरियन मोहरें मिट्टी की बनी बेलनाकार होती थीं। 1 मिनट, मतलब नगर नियोजन से लेकर लिखने का तरीका और ईंट बनाने तक सब कुछ अलग था। फिर तो ये कहना कि एक सभ्यता दूसरी की कॉपी थी, ये तो वैसा ही हो गया जैसे कोई कहे कि क्रिकेट और फुटबॉल एक ही खेल है क्योंकि दोनों में गेंद इस्तेमाल होती है। ये तो जमीन आसमान का फर्क है। आपने बिल्कुल सही निचोड़ निकाला है। और भी अंतर हैं। हड़प्पा के लोग कपास उगाने वाले दुनिया के पहले लोग थे। मेसोपोटामिया में कांस्य के औजारों और नहरों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा था, जबकि सिंधु सभ्यता में इनका प्रयोग सीमित मिलता है।
तो कुल मिलाकर बात यह है कि दोनों के बीच व्यापारिक संबंध जरूर थे, लेकिन हड़प्पा सभ्यता मेसोपोटामिया की नकल कतई नहीं थी। तो मतलब साफ है ये सभ्यता विदेशी नहीं थी। तो फिर ये आई ही कहाँ से है? यहीं पर स्वदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत आता है ना? हाँ, और जब एक बार ये मान लिया गया कि इसकी जड़ें यहीं की मिट्टी में हैं, तो फिर सवाल उठा कि यहाँ इसे बनाया किसने। इस पर भी कई अलग अलग मत सामने आए। जैसे कि एक पुराना मत था कि वैदिक आर्यों ने ही इस सभ्यता को बनाया था, लेकिन ये बात टिक नहीं पाती क्योंकि दोनों में बहुत बुनियादी अंतर हैं। वैदिक सभ्यता मुख्य रूप से ग्रामीण थी और सैंधव सभ्यता नगरीय। अच्छा, एक ग्रामीण और एक शहरी। हाँ, वैदिक अर्थव्यवस्था का आधार पशुपालन था। घोड़ा उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था, वे लोहे का इस्तेमाल करते थे। वहीं सैंधव सभ्यता एक व्यापारिक सभ्यता थी। उनकी मुहरों पर बैल का महत्व दिखता है, घोड़ा लगभग नदारत है और वे लोहे से अपरिचित थे। मतलब ये दोनों एक नहीं हो सकते। बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो आर्य निर्माता नहीं थे। एक और मत द्रविड़ों को इसका निर्माता मानता है, उसका क्या आधार है? उसका आधार भाषा है। आज भी बलूचिस्तान में ब्राहुई नाम की एक भाषा बोली जाती है, जो एक द्रविड़ भाषा है। इसी आधार पर कुछ विद्वानों ने तर्क दिया कि शायद द्रविड़ ही इसके निर्माता थे। लेकिन इस पर भी कुछ सवाल हैं। हाँ, इस पर एक बड़ा तार्किक सवाल उठता है कि अगर द्रविड़ों ने इतनी उन्नत नगरीय सभ्यता बनाई, तो वे स्वयं बाद के इतिहास में उस तरह के महान नगर निर्माता के रूप में क्यों नहीं जाने गए? ये एक ऐसी गुत्थी है जिसका कोई संतोषजनक जवाब नहीं है। तो अगर आर्य भी नहीं, द्रविड़ भी नहीं, तो फिर कौन? इन सब मतों के बाद जो सिद्धांत आज लगभग सर्वमान्य है, वो है क्रमिक विकास का सिद्धांत। अमलानंद घोष, धर्मपाल अग्रवाल और ऑल्चिन दंपति जैसे विद्वानों ने पुरातात्विक सबूतों के आधार पर यह साबित किया कि हड़प्पा सभ्यता कहीं बाहर से नहीं आई, न ही किसी एक खास समूह ने इसे अचानक बना दिया, बल्कि इसका विकास इसी उपमहाद्वीप में पहले से मौजूद स्थानीय ग्रामीण संस्कृतियों से हजारों सालों में धीरे धीरे हुआ। तो ये सभ्यता रातों रात नहीं बनी। इसका मतलब है कि वो जो प्राक हड़प्पा संस्कृतियां थीं, जिन्हें आपने क्षेत्रीकरण का काल कहा था, उन्होंने इसकी नींव रखी। तो क्या हमें इस क्रमिक विकास के कोई ठोस सबूत मिलते हैं? और सबसे दिलचस्प बात यही है कि अब हमारे पास इसके ढेरों पुरातात्विक सबूत हैं। प्राक हड़प्पई स्थलों की खुदाई से ऐसी कई चीजें मिली हैं जो दिखाती हैं कि नगरीकरण की प्रक्रिया धीरे धीरे चल रही थी। उदाहरण के लिए किलेबंदी। हमें कोटदीजी और कालीबंगा जैसे प्राक हड़प्पई स्थलों पर ही बस्तियों के चारों ओर दीवारें बनाने के सबूत मिल जाते हैं। मतलब शहर बनने की तैयारी पहले से चल रही थी। बिल्कुल। मेहरगढ़ को देखिए, ये सबसे प्राचीन स्थलों में से एक है, जहां हमें खेती और पशुपालन के सबूत लगभग 7वीं सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व, यानी आज से करीब 9000 साल पहले मिलने लगते हैं। 9000 साल? हाँ, ये दिखाता है कि इस सभ्यता की जड़ें स्थानीय भूमि में कितनी गहरी थीं। कोटदीजी में तो प्राक सैंधव स्तर से ही हमें सुनियोजित मकान, सड़कें और नालियां मिलने लगती हैं। एक और अद्भुत स्थल है रहमान ढेरी, जहां प्राक हड़प्पा चरण में ही हमें एक आयताकार आवासीय योजना और सड़कों की ग्रिड व्यवस्था दिख जाती है। वही ग्रिड व्यवस्था जो बाद में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े शहरों की पहचान बनी। बिल्कुल। और हमारे स्रोतों में सोथी संस्कृति का भी जिक्र है, उसका क्या कनेक्शन है? अमलानंद घोष ने राजस्थान में सोथी संस्कृति की खोज की और ये दिखाया कि वहां मिले मिट्टी के बर्तनों और हड़प्पा संस्कृति के बर्तनों में गजब की समानता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि सोथी जैसी स्थानीय ग्रामीण संस्कृतियां ही धीरे धीरे विकसित होकर हड़प्पा की महान नगरीय सभ्यता में बदल गई। ये तो वैसा ही है जैसे किसी महान पेंटिंग के शुरुआती स्केच मिल जाना। बिल्कुल। ऑल्सिन दंपति ने इसी प्रक्रिया को सांस्कृतिक अभिसरण कहा। सांस्कृतिक अभिसरण? जी। मतलब जैसे अलग अलग छोटी छोटी नदियां आकर एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। एकदम सही उपमा है। अलग अलग क्षेत्रीय संस्कृतियां अपने अपने रीति रिवाज और तकनीकों के साथ धीरे धीरे एक दूसरे के संपर्क में आईं, विचारों का आदान प्रदान हुआ और वे एकीकृत होकर एक विशाल परिपक्व हड़प्पा सभ्यता में विलीन हो गई। वाह! और सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? खुद जॉन मार्शल, जो पहले विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत के सबसे बड़े समर्थकों में से थे, उन्होंने भी अपने जीवन के अंत में अपना मत बदला। उन्होंने स्वीकार किया कि सैंधव सभ्यता का भारत की भूमि पर एक बहुत लंबा पूर्व इतिहास रहा है। तो आज की हमारी इस पड़ताल का सार यही निकलता है। हमने नामों के रहस्य से शुरू किया, इसके विशाल विस्तार को समझा और अंत में इसकी उत्पत्ति की सबसे बड़ी गुत्थी को सुलझाया,
और जो सबसे महत्वपूर्ण बात सामने आई वो ये है कि हड़प्पा सभ्यता कोई आयातित विचार नहीं थी, बल्कि यह इसी उपमहाद्वीप की अपनी ग्रामीण संस्कृतियों के हजारों वर्षों के क्रमिक और शानदार विकास का नतीजा थी। और ये कहानी हमें सिखाती है कि महान चीजें अक्सर अचानक नहीं होती, उनके पीछे सदियों की तैयारी और विकास छिपा होता है। बहुत खूब। तो वो विचार क्या है जो आप हमारे श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहेंगे? हमारे स्रोत एक बहुत ही आकर्षक तथ्य की ओर इशारा करते हैं। प्राग हड़प्पा बस्तियों में पुरातत्वविदों को लगभग उन्हीं सभी कच्चे मालों के इस्तेमाल के सबूत मिले हैं जिनका उपयोग बाद के परिपक्व नगरीय काल में बड़े पैमाने पर हुआ, चाहे वो लाजवर्द मणि हो, तांबा हो या शंख हो। कच्चे माल के प्रबंधन और व्यापार नेटवर्क में ये निरंतरता जो ग्रामीण चरण से ही मौजूद थी, उन महान शहरों के निर्माण से बहुत पहले से स्थापित एक जटिल आर्थिक और सामाजिक संगठन के बारे में हमें क्या बताती।